क्षमा गणी, मेरा नाम संतोष है और स्लीपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में ऐसी क्या कंडीशंस बन रही हैं कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बना हुआ है। अगर आप दिल्ली में रहते हो, आसपास के एरिया में रहते हो, कभी विंटर के टाइम पे दिल्ली में रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपने ये न्यूज़ डेफिनेटली सुना होगा कि दिल्ली में हालात बहुत ख़राब हैं। बिल्कुल हेजी हेजी सा रहता है। अगर ये हेजी हमें माउंटेन्स में दिखता तो हमें बहुत अच्छा लगता, हमें लगता कि वाह क्या खूबसूरत नेचर है। लेकिन जब ये हमें दिल्ली में दिखाई देता है तो हमें पता है कि ये खूबसूरत नेचर ना होके एक होलोकास्ट वाली सिचुएशन बनी हुई है जिसे हम स्मोग कहते हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक ऐसा ही सिचुएशन दिखता है, सूरज की पूरी किरणें भी नीचे नहीं आ रही हैं। यू कैन फील योर आईज आर बर्निंग, योर लंग्स कैन फील दैट यू आर एक्चुअली इनहेलिंग द पोल्यूशन। जो वनरेबल पीपल हैं, स्पेशली जिन्हें अस्थमा है या रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, या जो बच्चे हैं, उनको और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 3 नवंबर 2003 को दिल्ली बिकेम इनटू दी हजार्डस कैटेगरी। स्विस ग्रुप आईक्यू एयर की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 611 लेवल पे पहुंच रहा है। 0 से 50 तक हम ठीक मानते हैं कि हाँ सिचुएशन ठीक है, पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। 400 से 500 तक अगर पहुंच जाता है का मतलब है कि हेल्दी पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर सिक इन द वनरेबल ग्रुप और द चिल्ड्रंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्दी पीपल जो अभी इस लेवल पे आ गए हैं कि नाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट देम। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीजेस वाले लोग हैं उनके लिए तो इट इज extremely dangerous. पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट, जो बहुत बहुत माइक्रो होता है, विच इज कैपेबल टू पेनिट्रेट इनटू अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को, अस्थमा को ट्रिगर कर देता है। इसका लेवल भी जो नॉर्मल 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, इसके लेवल से ये 7 से 8 गुना ऊपर है। इसके ऊपर से मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, विंटर का ऑनसेट हो गया है, विच मीन्स कि यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी, विच मीन्स कि यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होना क्रिएट हो जाएंगी। अब दिल्ली का ज्योग्राफी इस तरह का है कि ये बाउंडेड है इन सब से, हवा का मूवमेंट नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है। देर इज नो वे कि ये जो पोल्यूशन यहाँ पे अक्यूमुलेट हो रहा है ये डिस्पर्स हो सके, विच मीन्स कि डे टू डे एक्टिविटी तो रुकेगी नहीं। कल अगर पोल्यूशन लेट्स से कि 10 था और आज का कंट्रीब्यूशन अगर 2 है तो कल 12 हो जाएगा, और कल के 12 का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ के 11 हो जाएगा, which means कि this pollution level is going to increase in the coming days until there is a dispersal of the pollution by the movement of the wind or by the rain. अब अगर ये एक स्टडी की रिपोर्ट है कि क्या क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं दिल्ली की पोल्यूशन में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से 10 से 30% तक होता है, डस्ट 10 से 30%, रोड की वजह से, रोड की सफाई करने से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंडस्ट्रियल स्मॉल स्केल या चाहे लार्ज इंडस्ट्रीज भी हो इनकी वजह से, पावर प्लांट या जो ब्रिक क्लीन्स होती है जहाँ पे ईंटें बनती हैं, इन सब की वजह से 10 से 30% तक का पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन होता है। रेजिडेंशियल, विंटर्स के अंदर मोर देन 30% का होता है, क्योंकि कुकिंग, लाइटनिंग या फिर जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी विंटर के अंदर पर्टिकुलरली हम इलेक्ट्रिक कंजप्शन भी ज़्यादा करते हैं कि हमें खाना गर्म चाहिए, हमें पानी गर्म चाहिए, हमें हीटर चाहिए। इन सब की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है, इन सब की वजह से भी पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है। वेस्ट बर्निंग 5 to 15%, कहीं पे भी, चाहे जहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल हो रहा हो या फिर रेजिडेंशियल साइड पे, लैंडफिल्स पे जो वेस्ट बर्न होता है उसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो 5 से 15% तक का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। पावर प्लांट की वजह से 7%, डस्ट स्टॉर्म की वजह से 5%, जो सीजनल सोर्स है राजस्थान के अंदर, जो सीजनल एक्टिविटी होती है डस्ट स्टॉर्म, जो यहाँ पे दिल्ली की तरफ भी मूवमेंट करती है, वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा की तरफ, इसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। एग्रीकल्चर रेजिडुअल बर्निंग ओनली लेस देन 3%। नाउ दिस इज वेयर माई होल लेक्चर इज बेस्ड ऑन। हम बात करते हैं कि पेडी बर्निंग या स्टबल बर्निंग, या फिर पंजाब हरियाणा में जो राइस की फसल काटने के बाद में जो हस्क बचती है, जो भूसा बचता है, उसे जलाने से इतना पोल्यूशन हो रहा है जिसपे इतना हो हल्ला मचाया जाता है। बट एक्चुअली ये सिर्फ 3% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। बाकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप देखो, इंडस्ट्रीज की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, रेजिडेंशियल्स की वजह से, पावर प्लांट, वेस्ट बर्निंग, इन सब की वजह से हो रहा है। फायर क्रैकर्स पे इतना हो हल्ला होता है कि दिवाली पे, ये नहीं, आई अंडरस्टैंड होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ द पोल्यूशन। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन? तो फिर सिर्फ एग्रीकल्चर रेजिड्यूल बर्निंग पे इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? बट द क्वेश्चन इज
कि इज द स्टबल बर्निंग द रियल रीजन फॉर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। आज से तो नहीं हो रहा है, इट हैज़ बिन हैपनिंग फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स। तो फिर अभी पिछले कुछ ही सालों में इस तरह की बात या फिर इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाया जा रहा है कि ये जो भूसा जलाते हैं या ये जो चारा जलाया जाता है उसकी वजह से ही दिल्ली में ये सिचुएशन हुई है। सी आई एम नॉट एट एनी पॉइंट सेइंग कि वो सही है या उसे बंद नहीं करना चाहिए, उसे करना चाहिए। बट ये जो सडन न्यूज़ आने लग गई है पिछले कुछ सालों में कि इनकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तो इसमें पॉलिटिकल, खैर वी विल नॉट गो देयर। बट अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी न्यू पॉइंट हियर। दिल्ली जो है, ये चीज़ तो आपको पता है कि हम दिल्ली का सिचुएशन जो है वो लैंडलॉक्ड है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और फिर यहाँ पे हिमालयाज के बीच में। ठीक है, ये वाला लैंडलॉक्ड सिचुएशन आपको पता है। अब हो क्या रहा है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो ब्लेम किया जाता है क्रॉप बर्निंग पे। पंजाब हरियाणा में राइस और वीट बहुत हाई लेवल पे होता है क्योंकि फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं पे हुआ था। ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि हम यहाँ पे हाई यील्ड वेराइटी सीड HYV सीड्स व्हीट एंड राइस के लिए यूज़ कर रहे थे। राइस जो है वो जनरली ज़्यादा पानी मांगता है, वाटर इंटेंसिटी क्रॉप है। तो राइस की ग्रोथ के लिए ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब होता क्या है कि टिपिकली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अंदर जो किसान है वो जो पीछे बची हुई राइस का भूसा होता है या जो स्ट्रॉस जो कचरा होता है हार्वेस्ट के बाद में उसे जलाते हैं। तो ये उनके लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव मेजर है कि अपने फील्ड साफ करके फिर वो रबी की जो क्रॉप है, जो विंटर सीजन की क्रॉप है, उसे लगाएंगे। तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है। लेकिन अभी हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में इसे ब्लेम करने लग गए हैं कि इसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। तो ये तो चल रही है ना सालों से, लेकिन अभी जो खरीफ रीजन का स्टबल है वो तो बर्नआउट हो ही रहा है। लेकिन पहले क्या होता था देखो, अब हम ये बात कर रहे हैं नवंबर की। अब जनरली क्या होता है कि अब लेट्स कम हियर फर्स्ट। पंजाब ने 2009 में एक एक्ट लेके आए थे, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट। हुआ क्या था, बात समझने की कोशिश करना। हुआ क्या था कि किसानों को फोर्सफुली ये लगाया गया, ये चेंज करा गया कि जो राइस है इसका जो पेडी सोइंग सीजन है इसको शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट कर दिया गया मतलब 1 महीना आगे शिफ्ट कर दिया गया है। अब लेजिस्लेशन के द्वारा लीगली ये प्रोहिबिट है किसानों को कि वो 10 मई से पहले पेडी की बुनाई, पेडी जो है वो नहीं, राइस जो है वो नहीं लगा सकते हैं। और जो ट्रांसप्लांट पेडी है वो 16 जून से पहले नहीं लगा सकते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से क्या हुआ है कि जो पेडी की पूरी फसल है, जो राइस की पूरी फसल है, वो 1 महीना आगे शिफ्ट हो गई है। अब जनरली क्या होता है कि इस प्रोहिबिशन की वजह से आप 10 मई से पहले लगा नहीं सकते हो, और आप 10 या 15 जून से पहले जो ट्रांसप्लांट पेडी होती है, आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे चावल के वो पौध निकाल के उसे पानी में इस तरीके से लगाया जाता है, वो नहीं लगा सकते हो। ऑब्जेक्टिव इनका बड़ा सिंपल था कि अगर आप इस तरीके से 1 महीना शिफ्ट कर दोगे तो जो पानी का यूटिलाइजेशन है राइस के अंदर वो कम हो जाएगा। 1 किलो राइस को उगाने के लिए 4500 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है अगर उसे अप्रैल से मई के बीच में उगाया जाता है। लेकिन अगर आप 1 महीना शिफ्ट कर दोगे, अगर आप उसे मई में उगाओगे तो आपकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो आधी कम हो जाएगी, मतलब 1500 से 2000 लीटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस सीजन के अंदर सन सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, इवोपरेशन कम होगा इस महीने में, और जो राइस की फसल है उसमें उसे उगाने में बहुत ज़्यादा पानी की बचत होगी। अब ये काम किया गया था ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को कम करने के लिए, ताकि वाटर टेबल रिडक्शन जो हो रहा है, जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है, उसे कम किया जा सके। टोटली अंडरस्टैंडेबल, इंटेंशन इस एक्ट का बहुत ही सही था। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ है कि ये जो डिले करा है कि आप 10 जून से पहले, आप मई से पहले चावल की फसल को उगा नहीं सकते हो, इसकी वजह से अब जो इसकी कटाई होती है वो आ जाती है अक्टूबर में। और अक्टूबर में क्या होता है, रिट्रीट मानसून तो चला जाता है। अब अक्टूबर से चल के नवंबर पे ये वाला जो सीजन है यहाँ पे विंटर का ऑनसेट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस सीजन में जो विंड पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। एक स्लाइड पीछे लेके जा रही हूँ, यहाँ पे देखो। जनरली जब अगर हम इसे अक्टूबर तक काट लेते हैं
अगर ये सितंबर अक्टूबर तक राइस की फसल कट जाती है तो आपको पता है कि अक्टूबर में रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, मॉनसून की विंड रिट्रीट कर रही होती है। तो इस रिट्रीटिंग मॉनसून की विंड के साथ में ये जो स्टबल बर्निंग की वजह से यहाँ पे जो पोल्यूशन होता था, या आप बोल सकते हो कि जो गैसेस निकलती थी, ये डिस्पर्स हो जाती थी, ये यहाँ पे अक्यूमुलेट नहीं होती थी। इसकी वजह से ये इसका इम्पैक्ट होता ही नहीं था, दिखाई नहीं देता था नदर्न इंडिया में। लेकिन 2009 के बाद में ये इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करा गया है कि अगर आप 10 मई से पहले राइस की फसल, चावल की फसल लगाओगे तो 10,000 रुपये का जुर्माना किसान को देना पड़ता है। अब जबरदस्ती किसान को राइस की फसल का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब उसकी जो कटाई है वो अक्टूबर में होती है। अक्टूबर में कटाई होने का मतलब है कि यहाँ पे मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस चेंज हो गई हैं। अब किसान के पास जो समय बचा है कि अक्टूबर में राइस की फसल को कटाई करेगा, खेत साफ करेगा और रबी की फसल के लिए तैयारी करेगा, उसके पास ये वाला जो समय है ये बहुत कम बचा है। उसकी वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट वो उसे जलाएगा। जब वो उसे जलाएगा किसान, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस चेंज हो गई हैं। अक्टूबर के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस होना क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। प्लस यहाँ पे विंड पैटर्न चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड आना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे ये विंड जो है मतलब नॉर्थ वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली विंड की वजह से यहाँ पे हवा और यहाँ पे ये जो बिल्कुल स्टबल बर्निंग की वजह से जो पोल्यूशन है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। और ट्रैप होने का और भी रीजन आप ये देखो कि यहाँ पे जो एक हमें स्मोक है, मॉइस्चर दिखाई देता है, ये इसको जो आग जल रही है, जो भूसा जल रहा है, जो चारा जल रहा है, उसे ये ठीक से जलने भी नहीं देता है। उसकी वजह से जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, जो हम PM2.5 बोल रहे हैं, इनका भी कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है। अब ये अक्टूबर में विंटर ऑनसेट की वजह से, विंड पैटर्न चेंज की वजह से, और इन विंड पैटर्न चेंज की वजह से, और जो हमारा इस तरह की अक्यूमुलेटिव सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं कि पूरी की पूरी जो स्मोग है, जो हाफ बर्न्ड, सेमी बर्न्ड जो स्मोक है, वो दिल्ली के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रह रही है, एंड विच लीड्स टू द हायर लेवल ऑफ पोल्यूशन थ्रू आउट द विंटर इन नदर्न इंडिया। सो इंटेंशन एक्ट का सही था कि इस एक्ट की वजह से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को कम किया जाएगा, पानी बचाया जाएगा, लेकिन इसकी वजह से जो रिपरकशंस हुए हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उनको शायद प्रोबेबली ठीक से नहीं सोचा गया। अब उस पर कोई बातचीत पे नहीं हो रही है और अभी उस पर कुछ अमेंडमेंट की भी बात नहीं हो रही है। तो ये एक जैसे सिंपल सा डायग्राम है कि डिप इन टेम्परेचर होने की वजह से किस तरीके से जो कोल्ड एयर है या जो स्मोक है वो ट्रैप हो जाती है। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से आपको पता है कि किस तरीके से विंड का मूवमेंट होता है फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो जनरली विंड जो है मतलब समर्स के अंदर विंड का मूवमेंट होता है, हवा, गर्म हवा नीचे सरफेस के पास पे जब गर्म होती है तो वो ऊपर उठ जाती है, लो प्रेशर की वजह से ऊपर उठ जाती है। अब सर्दियों में क्योंकि यहाँ पे सोलर इंसोलेशन कम है, यहाँ पे टेम्परेचर डिप रहता है, उसकी वजह से इसके सरफेस के पास वाली जो एयर है ये जनरली कोल्ड एयर रहती है। कोल्ड एयर मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होंगी। हाई प्रेशर कंडीशंस मतलब कि वो ऊपर नहीं उठेगी, वो नीचे ही जमी हुई रहेंगी। तो यहाँ पे एक तरह की एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं और ये पूरा का पूरा जो पोल्यूशन या स्मोग है ये यहाँ पे ट्रैप होकर रह जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि क्यों स्टबल बर्निंग को इतना ब्लेम किया जा रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट टू ब्लेम, इट इज द चेंजेस वी हैव कॉज्ड। और ये नेचुरल चेंजेस भी नहीं है, ये ह्यूमन मेड चेंजेस हैं जिससे पूरी राइस की फसल को 1-1.5 महीना आगे शिफ्ट कर दिया गया है। और उसकी वजह से मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस जब चेंज होंगी तो वो कहाँ जाएगा धुआं, वो चीज़ कंसिडर नहीं करी गई थी। Well, I hope you learned something new in this video. We'll come up with more such videos. If you have any comments, you want to say something, please do write in the comment section box. And also to tell you, very soon we are starting on Sleepy classes, Geography optional का कोर्स। इसकी डिटेल्स हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे, पूरी डिटेल्स की हम क्या लेके आ रहे हैं कोर्स के अंदर। कोर्स के बारे में भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए। बाय, जय हिंद।